अम्बेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। संविधान बनाया है स्वर्गीय श्री पीएन राव साहब ने। अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दो। अनिल मिश्रा ने जब ग्वालियर कि हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने का तय हो चुका था, बार काउंसिल ने उसको सहमति दी थी। अनिल मिश्रा को बीएन राव के विवाद को खड़ा करने की जरूरत को बीएन राव ने बनाया था, तो बाबा साहब के पुतले का दहन क्यों किया गया? महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आरएसएस के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि संविधान को बीएन राव ने नहीं बनाया। साहित्य से पहली बार परिचय कराने वाले आदरणीय श्री मोहनदास नेमिष राय जी, दलित साहित्य को जिसकी जरूरत को बहुत लंबे समय से हम महसूस करते थे कि उसका मार्क्सवाद के साथ संवाद स्थापित हो, उस संवाद को निरंतर बनाए रखने के का प्रयास करते हुए आदरणीय श्री हीरालाल राजस्थानी जी, और इस मंच पर वरिष्ठ विद्वान कवि जिनसे हमने हमेशा प्रेरणा ली है और कॉफी हाउस की बैठकों में कई बार बातचीत की है, आदरणीय मदन कश्यप जी और मेरे प्रिय साथियों। और मैं देख रहा हूँ कि मंच के नीचे भी बहुत सारे विद्वान और लोग बैठे हैं, तो उन सभी को मैं सबसे पहले सादर नमन करता हूँ और अपनी बात को वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ गुलाब सिंह जी और खगनवाल जी ने उसको पहुँचा दिया, तो उनको दोहराना ना पड़े। जैसा कि विषय है वर्तमान समय में दलित साहित्य की प्रासंगिकता, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं साहित्य से बाहर की एक घटना से दूंगा। आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में एक बहुत ही विवाद प्रचलन में भारत के संविधान को बीएन राव ने बनाया। बड़ा अजीब से चौंकने की बात है ये, और चौंकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बीएन राव, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उस पर मैंने अपने संपादकीय बहुत विस्तार से इस मुद्दे को उठा दिया है। मैं अपने विषय पर उस पर रखने के लिए मैं सिर्फ कि अनिल मिश्रा ने जब ग्वालियर कि हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगने का तय हो चुका था, बार काउंसिल ने उसको सहमति दी थी, अनिल मिश्रा को बीएन राव के विवाद को खड़ा करने की जरूरत क्या थी? ऐसी कौन सी चीज है जो बाबा साहब के विचारों से इस समाज के सत्ताधारी वर्ग को डराती है? उसमें से एक पिछले 10-15 सालों में बड़ा परिवर्तन आया है, जिसमें दलित साहित्यकारों की भूमिका भी रही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका भी रही है कि आज डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के प्रतीक नहीं बचे हैं। जब शाहीन बाग में अल्पसंख्यकों ने एनआरसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, तो वहां भी बाबा साहब का और संविधान की प्रस्तावना का बहुत बार बार जिक्र किया गया। अभी पूरे भारत में चाहे ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी, जहां भी जबरदस्त पिटाई होती है, और मजे की बात है कि जहां बीजेपी वालों की पिटाई होती है वहां भी उन्हें संविधान याद आता है। और जब ये संविधान बनाया गया था, तो हम सब जानते हैं, संविधान जब समर्पित किया गया था नवंबर 1949 में, तो उसके 3 दिन के बाद ही एक पत्रिका थी जो आरएसएस के लोग ऑर्गेनाइजर में बाकायदा लिखकर कहा गया था कि संविधान किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता, और क्योंकि ये संविधान जो है वो भारतीय मूल्यों पर आधारित नहीं है। इसमें अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया, इसमें ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ लिया गया, रशिया के संविधान से बहुत कुछ, लेकिन भारतीय संविधान से कुछ भी लिया नहीं गया यहाँ उनका। और उन्हें वो अपने विचारों को छुपाते नहीं है, उसमें बहुत क्लियर करते उनके भारतीय परंपराओं से उनका मतलब क्या, उनसे भारतीय परंपराओं से मतलब है मनु, और वो बताते हैं कि मनु जैसा महान दार्शनिक, ऑर्गेनाइजर के हिसाब से मनु जैसा महान दार्शनिक कोई नहीं हुआ जो इतने प्राचीन काल में था, उसने जो व्यवस्था दी वो आज तक सुगठित और मजबूत ढंग से चली आ रही है। और चूंकि बाबा साहब ने, और इस संविधान में बाबा साहब ने जो है, क्योंकि उस मनुस्मृति से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, ना ही उन जो बीच में प्रावधान उनके नामों को संस्कृत से या मनुस्मृति से ग्रहण नहीं किया गया, इसलिए संविधान हमारे किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। वे यहीं तक नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाबा साहब के पुतले का दहन किया। प्रश्न ये है कि यदि संविधान को बीएन राव ने बनाया था, तो बाबा साहब के पुतले का दहन क्यों किया गया? महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आरएसएस के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि संविधान को बीएन राव ने नहीं बनाया। संविधान को तो बाबा साहब ने भी नहीं बनाया। अगर संविधान को, मतलब मैं अपने दृष्टिकोण से बात हूं, संविधान को भारतीय जनता ने बनाया।
भारतीय जनता का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो जबरदस्त आंदोलन था और उसमें जिस तरह से दलितों की, ओबीसी की, स्त्रियों की जबरदस्त रूप से भागीदारी थी, ये संभव ही नहीं था कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए कि कोई ऐसा संविधान बनाए जिसमें इन वर्गों को समानता देने से या अधिकार देने से वंचित कर सके। संविधान सभा में इस विचार के सबसे जो प्रतीक रूप में दो लोग थे, इस संविधान के मूल्यों के पीछे जो सबसे ज्यादा ताकतवर ढंग से लड़ रहे थे, एक कानूनी रूप से लड़ रहे थे और एक राजनीतिक रूप से। कानूनी रूप से लड़ रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, जिसकी वजह से उनको श्रेय दिया गया, और राजनीतिक रूप से लड़ रहे थे पंडित नेहरू। अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी के खिलाफ आरएसएस ने सबसे ज्यादा दुष्प्रचार किया। मित्रों, भारत की जनता की संवेदना समानता, प्रगति और रूढ़िवाद के खिलाफ संघर्ष करने की चेतना है। इस चेतना को भरसक हमारे संविधान में और हमारी संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। वे सभी शक्तियां जो इस अवधारणा की, इस सपने के खिलाफ हैं और जो भारतीय जनता को फिर से विभिन्न जातियों में बांटकर, आर्थिक रूप से वंचित करके, शिक्षा से वंचित करके, गुलाम करके रखना चाहती हैं, वे इस सब के खिलाफ लड़ रही हैं। दिक्कत उन जातियों के लिए ये हो गई कि भारत के दलितों ने इस बात को मान लिया कि यदि हमें जीवन में कुछ हासिल हुआ है और आगे हो सकता है तो तभी हो सकता है कि संविधान बना रहे। और इस संविधान के साथ उनकी भावना इसलिए जुड़ी कि इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया, इसके कानूनी रूप को रूप देने में मदद की। और उनका इतना जबरदस्त राजनीतिक रूप से इस संविधान पर झुकाव है कि अगर जरा सी भी कोई जिक्र किया करता है कि हम संविधान को बदलने वाले हैं तो पूरी भारतीय जनता जो है उद्वेलित हो जाती है, दलित जनता। अभी प्रतिज्ञावादी शक्तियों के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति ये हो गई है कि केवल दलित जातियां ही, दलित वर्ग ही, मैं जाति शब्द इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहीं पर भी दलित जातियां शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने हमेशा डिप्रेस्ड वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द इस्तेमाल किया। दलित वर्ग, और दलित वर्ग के उनकी परिभाषा में ओबीसी शामिल थे। और ओबीसी क्यों उससे बाहर हो गए रिजर्वेशन से जब संविधान सभा था, उसका एक पूरा इतिहास है जिस पर हम अलग से कभी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इस मुद्दे पर बात करें। आज उस विरोध में केवल शेड्यूल कास्ट जातियां ही नहीं है, बल्कि आदिवासी, मुस्लिम और ओबीसी जातियां भी अंबेडकर का नाम लेकर आगे बढ़ रही हैं। ये प्रतिज्ञावादी शक्तियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और जो साहित्य है डॉक्टर अम्बेडकर के इस विचार को लेकर चल रहा है, वो अप्रासंगिक कैसे हो सकता है? और जब अंधेरा ज्यादा गहरा और घना होता है, उस अंधेरे से लड़ने की जरूरत उतनी ही ज्यादा महसूस की जाती है। और आज का समय गहरे अंधकार का समय है। हम निरंतर तो हद्दी, मतलब हम, एक बात होती है, घटना होती है, उसे कहते हैं हद हो गई, उसके बाद उससे बड़ी होती है, अरे ये तो उससे भी बड़ी बात हो गई। अभी जिस मेरिट की बात प्रतिज्ञावादी शक्तियां कहते हुए नहीं थकती हैं, उस मेरिट के जरिए ज्यादा संख्या में अल्पसंख्यक भर्ती हो गए कॉलेज में, तो उस कॉलेज की मान्यता बंद करवा दी गई। मतलब सोच ही नहीं सकते। दूसरी बात, तो इसका मतलब यह है कि दलित, एक और बात जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है कि भारत में निरंतर क्रांति और प्रतिक्रांति की शक्तियां लड़ती रही हैं। तो कभी आप ये सोचें कि दलित साहित्य की या प्रगतिशील साहित्य की, जनवादी साहित्य की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। वो कभी खत्म नहीं होने वाली। आप बीच में कभी कभी आराम कर सकते हैं कि हम जीत गए हैं, वो पराजित हो गए, पर ऐसा कभी नहीं होगा। आपको लगातार लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही आपसे सब कुछ छीन लेंगे जैसे आज वो छीनते जा रहे हैं करके। हम आलसी हो गए ना, हमें लगा हर जगह हम लोग पहुंच गए, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हम यूनिवर्सिटियों में आ रहे हैं, हम बहुत सारे सरकारी संस्थानों में आ गए, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, इवन कई लोग सीएमडी भी बन गए हमारे, तो हमें लगता सब कुछ हासिल कर लिया। तो उन्होंने हमारी औकात दिखानी शुरू कर दी, उन्होंने सरकारी नौकरियां बंद करनी शुरू कर दी, उन्होंने मजदूरों के, जो हमने बहुत लंबे समय तक लड़कर मजदूरों के कानूनों को हासिल किया, तो उन सबके खिलाफ उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। हमारा जब साहित्य शुरू हुआ था तो अपने दुखों को व्यक्त करने से शुरू हुआ था, आर्तनाद से शुरू हुआ। उसकी एक जरूरत थी, उसकी भूमिका थी, पर धीरे धीरे हमें चेतना आई और हमने उस दुख के पीछे की जड़ों को, उस दुख के पीछे की विचारधारा को और दुख के पीछे की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को समझा, उसका विश्लेषण, उसको अपने साहित्य में व्यक्त करना शुरू किया, तो उसका विस्तार होना शुरू हुआ। इस विस्तार की और बहुत जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन इस बात में गुजरा, क्योंकि मैं यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पर बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस बात पर विस्तार से बात करता। मेरे विचार में डॉक्टर अम्बेडकर मूलतः एक समाजवादी चिंतक थे। 1937 तक उनका पूरा जो चिंतन है, चाहे आप इंडियन लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए या दूसरी चीज देख लीजिए, पूरी तरह से पूरे मजदूर वर्ग के नेतृत्व में भारत के अंदर एक समाज स्थापित, एक राजनीतिक सत्ता स्थापित हो, इसके लिए वो प्रगतिशील थे, उसके लिए जो है काम करते थे। ये एक
बुरा संयोग ही था कि उनकी दूसरे मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि शक्तियों से, मार्क्सवादियों से उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी, पर फिर भी वो एक अलग मामला है, वो एक अलग मामले का इतिहास है। दुखद ये हुआ कि प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने मार्क्सवादी शक्तियों के बीच में दलितों के प्रति, जो मार्क्सवादी शक्तियों में और अम्बेडकरवादी शक्तियों में जो आपस में अंतर विरोध, उनको इतना ज्यादा फैलाया कि दलितों का एक तबका मार्क्सवादियों से बुरी तरह चिढ़ता है और नफरत करता है, और इसी तरह से मार्क्सवादियों का बड़ा तबका जो दलित साहित्य को लगभग ना के बराबर पड़ता है, ये उस पर ध्यान ही नहीं देता। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? भारत की आम जनता को, क्योंकि जो संघर्ष उनको मिलकर करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। और राजनीति के स्तर पर तो जब ये होगा, लेकिन हमें समाज के स्तर पर, हमें साहित्य के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर इस काम को करने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हीरालाल राजस्थानी जी के नेतृत्व में और जलेश के और प्रलेश के जो दूसरे बंधु उनका सहयोग देते हैं, उनके सहयोग में इस बात की, इन दोनों के बीच में संवाद स्थापित हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसकी बहुत ही भूरी प्रशंसा करता हूँ। मित्रों, एक और चीज हमें समझने की जरूरत है, उसके बाद मैं अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय बहुत कम है, बहुत सारे लोग बोलने के लिए। भारत में जो भी अन्य अस्मिताओं के संघर्ष हैं, खासकर स्त्रियों का संघर्ष, जैसा प्रोफेसर तेज सिंह जी ने अपने लेख में बहुत विस्तार से बताया था, उनकी प्रकृति बाहर के पितृसत्तात्मक संघर्ष के बजाय भारत के पितृसत्तात्मक संघर्ष में एक खास पहलू जुड़ता है, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, हम उसे कहना चाहिए। और वो ऐसा क्यों जुड़ता है? क्योंकि यहां पर धर्म जो है उस पितृसत्ता को का औचित्य सिद्ध करता है या उसको मान्यता प्रदान करता है। और जब कोई धर्म किसी चीज को मान्यता प्रदान करता है तो उससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके खिलाफ लड़ना बहुत संघर्ष मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से मेरा विनम्र विचार है, आप लोग इस पर विचार करें, बड़े विद्वान लोग हैं और बड़ी खुशी की बात है इस मंच पर विभिन्न संवेदनाओं से, विचारों से प्रेरित लोग यहाँ पर हैं। मेरा मानना है कि सांप्रदायिकता जो है उसका मूल चरित्र जातिवादी चरित्र है। अभी जिस प्रकार से वैष्णो माता यूनिवर्सिटी में मुसलमानों की संख्या बढ़ने से उसका बहिष्कार किया, अगर उसको बाहर निकाला गया, उस बहिष्कार के कारण ही तो अछूत जातियां पैदा हुई। अगर हमने सांप्रदायिकता से लड़ने की ताकत को, सांप्रदायिकता के मूल को, जड़ को समझा होता कि जातिवाद और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की चेतना में, ब्राह्मण को देवता मानने की चेतना में ही सांप्रदायिकता के विचार निहित हैं, तो हम सांप्रदायिकता से इस बुरी तरह से घिरते नहीं और इस तरह से उसको इतना बढ़ने नहीं देते। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, यदि हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है और पितृसत्ता से लड़ना है तो हमें उसके साथ साथ जातिवाद से भी लड़ना ही होगा, और कोई हमारे पास इसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो मित्रों, जो भी साहित्य वर्ग और जाति की अत्याचारों या उत्पीड़न या गैर बराबरी के खिलाफ, पितृसत्तात्मक अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ और वर्गीय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करता है, मैं तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जब प्रोफेसर तेज सिंह जी की एक पुस्तिका अम्बेडकरवाद साहित्य की अवधारणा का लोकार्पण हुआ था, उसमें यह कहा था कि मेरे विचार में डॉक्टर तेज सिंह की आलोचना दृष्टि, अम्बेडकरवादी दृष्टि वो है, डॉक्टर तेज सिंह, प्रोफेसर तेज सिंह उसको अम्बेडकरवादी दृष्टि मानती है जो जेंडर, वर्ग और जाति तीनों के प्रति संवेदनशील दृष्टि है। मैं इसी नोट पर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।